गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और सभी बच्चे गांव में अपने नाना नानी और दादा दादी के घर कुछ दिन रुकने के लिए आ गए थे। साल भर में यही समय होता था जब रामपुर की गलियों में लोगों के हंसने खेलने की आवाजें आती थी। बड़े बुजुर्गों को अपने नाते पोतों को देखने और उनके साथ समय बिताने का कुछ मौका मिल जाता था, तो फिर बच्चों के लिए भी बहुत कुछ सीखने का अवसर होता था। बच्चे तो जानते ही थे कि पूरे गांव में मस्ती करेंगे, वो अलग। रामपुर गांव में बच्चों के लिए एक छोटा सा खेल का मैदान था जो कि तालाब के पास था। सभी बच्चे शाम को उसी मैदान में खेलने के लिए जाया करते थे। मैदान के पास एक घर था जिसमें लखन नाम का एक व्यक्ति रहता था। सभी बच्चे उसे मामा मामा कहकर पुकारते थे। लखन के घर में सिर्फ वो और उसकी पत्नी रहते थे। लखन पास के तालाब में मछलियां पकड़ने का काम करता था और यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। लखन एक नंबर का लालची इंसान था। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद न थे। बच्चे उससे अक्सर पूछते, मामा मामा क्या हम भी देख सकते हैं कि आप कैसे मछली पकड़ते हो? तो लखन कहता, अरे नहीं, मुझे परेशान मत करो, भागो भागो यहाँ से, जल्दी करो। खेल का मैदान छोटा होने के कारण सभी बच्चों को थोड़ी सी जगह में ही खेलना होता। ऐसे में बच्चों की गेंद अक्सर लखन के घर के आंगन में चली जाती थी। बच्चे उससे कहते, मामा इस बार दे दीजिए, अगली बार गेंद आपके घर में नहीं आएगी। तो लखन कहता, इस बार तो आ गई ना, चलो चलो भागो यहाँ से, अब तुम्हें ये गेंद नहीं मिलेगी। लखन कभी भी बच्चों का सामान वापस नहीं करता था। कई बार गांव के लोगों ने समझाया भी, लेकिन उसने कभी न समझा। एक बार एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, क्यों लखन, तुम बच्चों की गेंद क्यों नहीं दे देते उन्हें? अब छुट्टियों में तो आते ही हैं ये बच्चे, और आते हैं तो तुम्हारा कोई नुकसान थोड़े ही करते हैं। लखन कहने लगा, ठीक है, अब की बार से वापस कर दूंगा, लेकिन सबको झेलना तो मुझे ही पड़ता है ना। कहने की बात अलग और करने की अलग। लखन तो अभी भी कोई गेंद वापस नहीं करने वाला था। बस वो बूढ़े आदमी का अपमान नहीं करना चाहता था, तो उसने हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन जब बच्चों की गेंद लखन के आंगन में चली गई तो उन्होंने आवाज लगाई। बच्चे कहने लगे, मामा हमारी गेंद दे दीजिए, आपके आंगन में आ गई है मामा। लेकिन ने जैसे ही बच्चों की आवाज सुनी, वो घर के अंदर छिप गया और ऐसा दिखाने लगा जैसे घर में कोई है ही नहीं। बच्चों ने बहुत आवाजें लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। पर बच्चे भी मामा की सभी चालाकियों से वाकिफ थे। उन्होंने योजना बनाई कि आज तो मामा को घर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। बच्चे एक चमकदार पॉलिथीन ले आए और एक बड़े से पत्थर पर उसे लपेट दिया। बच्चों ने उस पत्थर को तालाब में फेंक दिया, जहां लखन ने मछली पकड़ने का जाल लगाया था, और फिर लखन के घर के पास आकर चिल्लाने लगे। बच्चे कहने लगे, अगर गेंद नहीं देनी तो मत दो, लेकिन हमारी बात तो सुन लो। तालाब में आपने जो जाल लगाया है उसमें कोई चमकदार और बड़ी मछली फंसी है। लखन समझ गया कि बच्चे उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने कुछ जवाब न दिया। बच्चे फिर बोले, अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। ये मछली नहीं हो सकती, शायद कुछ और ही है ना चिंटू? ए चिंटू, देख देख देख, तू उससे दूर रहना, क्या पता वो मामा की कोई कीमती चीज हो। घर के अंदर छिपे लखन के दिमाग में 3 शब्द घूमने लगे, बड़ी, चमकदार और कीमती। लखन ने सोचा कि क्या पता बच्चे सही बोल रहे हो और जाल में सचमुच ही कुछ ऐसा हो। राजा महाराजाओं के डूब चुके खजानों के किस्से तो उसने भी सुन रखे थे। मन ही मन सोचने लगा, कहीं मुझसे पहले ये बच्चे उसे ना ले जाएं।
इतना सोचते ही लखन ने घर से बाहर दौड़ लगाई और बच्चों के बीच से सीधा होते हुए तालाब की ओर भागा। जब लखन की नजर उस पर पड़ी तो उसे भी लगा कि ये वाकई कोई कीमती वस्तु है। लखन ने आग देखा न था, सीधा जाल पर छलांग मारी और उस चमकदार चीज को उठा लाया। उसको उठाते ही वो समझ गया कि वो और कुछ नहीं, बस एक मामूली सा पत्थर है। परंतु अब सोचने समझने के लिए बहुत देर नहीं हुई। लखन के वजन से वो जाल टूट गया। जाल में फंसी सभी मछलियां भी पानी में लौट गई और लखन का सारा घमंड, सारा लालच अब उस पानी में डूब चुका था। बच्चों ने लखन को बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन लखन को इस बात पर कभी गुस्सा न आया। वो समझ गया था कि ये सब उसी के लालच का परिणाम है। उसने बच्चों का सब सामान लौटा दिया और फिर कभी भी उन्हें खेलते वक्त परेशान नहीं किया। एक गांव में एक बनिया रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं और एक बेटा था। बेटा बहुत छोटा था। वह अपनी पत्नी के साथ आराम से अपना जीवन बिता रहा था। गांव के बाहर ही उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। गांव के सभी लोग वहीं से सामान खरीदते थे। बनिया बड़ी ईमानदारी से अपनी दुकान चलाता। वह भी किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। कभी कोई सामान उधार भी ले जाता, परंतु बनिया सोचता, चलो जब उसके पास पैसे होंगे दे जाएगा। उसको अपनी दुकान के लिए जब भी पैसों की जरूरत होती वह साहूकार से ले लेता। बनिया बहुत खुश रहता। सोचता 3-4 सालों में अपनी बेटियों की शादी कर देगा और बेटा भी पढ़ लिख कर उसका व्यापार संभाल लेगा। अचानक एक दिन जब बनिया अपनी दुकान बंद करके घर वापस जा रहा था तो उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। घर आकर वह चुपचाप सो गया। उसे तेज बुखार हो गया। पत्नी किसी तरह उसे लेकर अस्पताल पहुंची। उसका इलाज शुरू हो गया। उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अस्पताल से छुट्टी मिल गई, पर वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। कई जगह इलाज करवाते करवाते वे थक गए। दुकान की तरफ तो उसकी जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। अब आमदनी का कोई जरिया नहीं था। इलाज में और घर के खर्च में 1 साल में लगभग सारा पैसा भी खत्म होने लगा। अब गांव वाले भी उससे ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे। उसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। घर की स्थिति बाहर वालों पर उजागर ना हो, इसलिए बनिए की पत्नी ने बाहर के दरवाजे पर एक पर्दा लगा दिया, जो उनके अच्छे दिनों की निशानी था। वह पर्दा बहुत कीमती था, मखमली और सुनहरा पर्दा। जिसकी भी नजर उस पर पड़ती वह वाह वाह कर उठता। पर्दे के भीतर क्या था किसी को नहीं पता था। उधर 1 साल बीतने पर भी जब बनिया साहूकार के पास पैसे लौटाने नहीं आया, तब उसको अपने पैसों की चिंता हुई। वह जब भी उसके घर जाता, दरवाजा खटखटाता, बनिया बाहर आकर उससे क्षमा मांगता और बाद में पैसे लौटाने का वादा करता। ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत गए। बनिया पहले से भी कमजोर हो गया। जब खर्च चलना ही मुश्किल था तो इलाज कहाँ से होता। बच्चों का स्कूल वगैरह भी छूट गया। धीरे धीरे घर की सारी चीजें बिक गईं। बच्चे और उसकी पत्नी के पास कपड़े भी नहीं रह गए। बनिया धन का अभाव और अपनी बीमारी से बहुत ही चिंताग्रस्त रहने लगा। अब साहूकार लगभग रोज ही उसके घर के चक्कर लगाने लगा। रोज अपनी छड़ी दरवाजे पर ठक ठक करता। एक दिन वह बहुत गुस्से में था। वह आया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। गुस्से के मारे उसने दरवाजे पर पड़ा मखमली पर्दा भी गिरा दिया और पर्दा गिरते ही फिर वहीं जड़ हो गया। उसने देखा बनिया एक तरफ चारपाई पर पड़ा है। उसकी पत्नी और बेटियां फटे पुराने कपड़ों में खड़ी थर थर कांप रही हैं। छोटा बेटा खाने के लिए रो रहा है। साहूकार का मन आत्मग्लानि से भर गया। वह आज्ञा लेकर अंदर गया।
उसने साहूकार का हाथ पकड़कर उसे बिठाया और अपने किए पर माफी मांगी। अब वह वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में वह वापस आया तो उसके हाथ में कई भारी भारी झोले थे, जिसमें खाने पीने का सामान, सलवार कमीज, साड़ियाँ, बच्चे के कपड़े, सभी कुछ था। बनिए को उसने कहा, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। उसने उसकी पत्नी को पैसे भी दिए और कहा, जब तक तुम्हारा पति ठीक होकर वापस नहीं आता, इन्हीं पैसों से घर का खर्चा चलाना। उसने बनिए का बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। बनिया धीरे धीरे ठीक हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी दुकान फिर से शुरू कर दी। साहूकार की कृपा से उसके पुराने दिन फिर से लौट आए। चंबा के टेढ़े मेढ़े रास्तों को काटती हुई 100 साल पुरानी एक रेल की पटरी गुजरती थी। अंग्रेजों के शासन के समय कभी ही उस पटरी पर ट्रेन दौड़ी होगी, लेकिन अब पटरी कुछ टूट गई थी और कुछ जंग में मिल चुकी थी। कहीं कहीं सड़कों पर नजर आती वह पटरी और फिर देवदार के जंगलों में खो जाती। रात के 11 बजे थे। रामू काका घड़ी को नजर में रखकर अपने समर हाउस से बाहर निकले। सिर पर टोपी पहन, एक शॉल ओढ़े, वे जंगल की ओर रेंगती हुई पटरी को मात्र अपनी लालटेन की रोशनी में घूरने लगे। भला आज वह ट्रेन नहीं आई, ना ही कोई आवाज। अंधेरे में अपनी आंखें बड़ी करते हुए जब रामू काका को कुछ ना सूझा, तब वे हताश होकर वापस मुड़ गए। कौ, 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 कौ। रामू काका अचानक पीछे मुड़े। आ गई, मगर कहाँ है? अरे हेमा, हेमा, मैंने कहा था ना, देखो आ गई ट्रेन। हेमा रामू काका की पत्नी थी, जो उनकी आवाज सुन कुटिया से बाहर निकली। क्यों चिल्ला रहे हैं जी? रात देख रहे हैं कितनी हो गई है। हेमा सुनो, ये ट्रेन की आवाज, मैंने कहा था ना। हेमा ने ध्यान से सुना। हाँ जी, मैं सुन तो पा रही हूँ, परंतु ऐसा कैसे संभव है? जरूर कुछ गड़बड़ है जी। और तुम कहती थी कि मैं पागल हूँ। सुनो जी, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। आप अंदर आ जाइए, हम कल ही अपने घर लौट जाएंगे। हेमा और रामू काका के नाम जंगल के नजदीक एक जमीन थी, जहाँ उन्होंने एक कुटिया बनाई थी। कभी मन होता तो वे इधर रहने आ जाते, परंतु अब हेमा घबराने लगी थी। अरे तुम घबराती क्यों हो हेमा? अच्छा चलो ठीक है। अरे 2 दिन और रुक जाते हैं ना हेमा। सुनो जी, मुझे यहाँ भूत प्रेत के बीच रहने का कोई चाव नहीं। वैसे भी अब उम्र होने लगी है। अब आप वन अधिकारी नहीं हैं, रिटायर हो गए हैं, भूलिए मत। हेमा केवल 2 दिन। इस बार हार मान हेमा रामू की बात मान गई। आज रात वे समय पर सो गए थे। 9 बजे कुटिया की लाइट ऑफ हो गई थी। 11:15 पर रामू काका दबे पांव अपनी लालटेन समेत एक बार फिर वह जादुई आवाज खोजने निकल पड़े। कुछ देर इंतजार करने के पश्चात एक बार फिर वही जानी मानी ट्रेन की आवाज जंगल के दक्षिणी छोर से आने लगी। भला ये ट्रेन है कहाँ? रामू काका लालटेन लिए जंगल की ओर भागे। कुछ देर आवाज का पीछा करने के बाद वह आवाज धीमी पड़ने लगी। सांस फूल रही है, शायद हेमा ठीक ही कहती है। पता नहीं ये आवाज कैसा जादू है। अगले दिन रामू काका हेमा को लिए पहाड़ी वाले मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियों पर उनके पुराने मित्र मिले। अरे शर्मा साहब, बड़े दिनों बाद नजर आए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? हाँ यार रामू,
कितना समय हो गया। रिटायरमेंट के बाद सब छूट सा जाता है। मैं भी अपने गांव भरमौर चला गया हूँ। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताएं, वो जो रेल की पटरी हमारे जंगल से निकलती है, उस पर कितने जमानों से कोई ट्रेन नहीं चल रही? शर्मा जी सवाल सुनकर से गए। क्या बात कर रहे हो रामू? जब से हमने जन्म लिया है तब से तो कोई ट्रेन नहीं चल रही। हेमा भाभी, ये जनाब क्या कर रहे हैं आजकल? क्या बताऊं अब, कुछ रातों से ये किसी जादुई ट्रेन की खोज में हैं। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। साथ में सीढ़ियां चढ़ते हुए रामू काका ने शर्मा जी को पूरी बात बता दी। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले वे शर्मा जी को लेकर मंदिर के पीछे वाले आंगन में गए और बस्ते से अपनी दूरबीन निकाल देखने लगे। ये रही हमारी कुटिया, ये रही वो पटरी, और दक्षिणी छोर पर तो रावी नदी बहती है। भला ट्रेन का आना वहां से कैसे संभव है? अरे लाओ मुझे दिखाओ। देखो रामू, अब नदी से निकलकर तो कोई ट्रेन यहाँ आएगी नहीं। जरूर तुम्हारा वहम है। मैं भी थक गई इन्हें समझा कर। भाई साहब, आप ही कुछ कीजिए ना। चलो रामू, आज मैं भी वहां जाता हूँ। दोनों मिलकर उस जादुई ट्रेन को पकड़ेंगे। सांझ होते शर्मा जी अपनी पत्नी रेशमा के साथ रामू काका के समर हाउस में पधारे। रात के खाने के बाद अब 11 बजने का इंतजार होने लगा। ये लो, समय भी हो गया। चलो रामू, देखें जादू। ठीक 11:15 पर दक्षिणी छोर से आवाज आने लगी। कू कू कू। शर्मा जी और रेशमा के कान खड़े हो गए। हेमा घबरा गई। देखा शर्मा जी, मैं कह रहा था ना, चलो उस ओर, वहीं से आवाज आ रही है। हेमा और रेशमा घर पर ही रुके। रामू और शर्मा जी उस जादुई ट्रेन को टटोलने निकल दिए। समय बहुत कम है शर्मा जी, यह आवाज 2 मिनट के बाद ही धीमी पड़ने लग जाएगी। दोनों पटरी को देखते हुए जंगल में दक्षिणी दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगे। रामू, ट्रेन की आवाज की तीव्रता तो बढ़ रही है। दोनों अब एक बड़े से पेड़ के सामने पहुंच गए। जादुई ट्रेन का अंश भी नहीं था, परंतु अभी भी आवाज बहुत जोर से आ रही थी। रामू, क्या ये आवाज इस पेड़ से आ रही है? रामू काका और शर्मा जी ने एक दूसरे को देखा। रामू काका ने पास में गिरा हुआ एक बांस का डंडा उठाया और जोर से पेड़ की झाड़ी को मारा। धप धप, एक रेडियो जोर से नीचे गिरा। अब जंगल में सन्नाटा हो गया। ना ही कोई जादुई ट्रेन, ना ही कोई आवाज। ये लो, तुम्हारी जादुई ट्रेन। तभी अचानक से एक व्यक्ति डंडा और लालटेन लिए वहां आया। कौन हो तुम? नमस्ते सरकार, मैं बहादुर जंगल के इस इलाके का चौकीदार हूँ। पिछले 10 दिनों से नाइट ड्यूटी पर हूँ। बहादुर, ये रेडियो क्यों? थोड़ा ध्यान से देखने पर रामू बहादुर को पहचान गया। अरे बहादुर, ये सब क्या है? जानते भी हो कितने दिनों से ये रेडियो से आवाज हमारी कुटिया तक पहुंचती है। क्षमा कीजिएगा काका, कुछ लोग अपनी भेड़ लिए यहाँ जंगल में घुसने लगे थे, तो मैंने ये सायरन का इस्तेमाल किया ताकि वे अपनी भेड़ें रात को ट्रेन वाले इलाके में ना लाएं। ट्रेन की आवाज सुन वे वापस चले जाते हैं। ये सुन रामू और शर्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और वापस अपने घर की ओर चल दिए। अरे यार, मैंने तो सोचा था कोई जादुई ट्रेन आएगी और मैं उसे पकड़ लूंगा। बहादुर ने भी तरकीब क्या खूब लगाई है। फिलहाल तो तुम घर जाकर हेमा भाभी के गुस्से से बचना
हा हा हा। तनु, अरे तनु, आज खेलने आ रही हो या नहीं? राजा ने जोर से चिल्लाकर कहा। नहीं राजा, मैं नहीं आ पाऊंगी आज, क्योंकि मेरी बॉल खो गई है। तो क्या हुआ, तुम मेरी बॉल से खेल लेना। नहीं राजा, वो बॉल मेरा भाई मेरे लिए लाया था और मैंने वो खो दी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा ठीक है, कल आ जाना, मैं अभी चलता हूँ। इतना कहकर राजा खेलने चला गया। तनु बहुत रो रही थी और उसको किसी से बात करने का भी मन नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तनु बार बार यही सोच रही थी कि बॉल किसने ली होगी। अचानक बॉल कहाँ चली गई? इतने में आवाज आती है। माँ ने कहा, तनु चलो खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा? माँ, भैया जो बॉल मेरे लिए लाए थे वो खो गई है। कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरी बॉल ले आएंगे। नहीं माँ, मुझे वही बॉल चाहिए। इतना कहते कहते तनु माँ से चिपककर रोने लगी। माँ, मुझे वह बॉल बहुत पसंद थी, मुझे वही बॉल चाहिए। माँ ने कहा, तनु बेटा रो नहीं, कहा ना हम दूसरी बॉल ले लेंगे। चलो अभी तुम खाना खाओ, कल देखते हैं। फिर तनु अनमने मन से माँ के साथ चली गई और थोड़ा बहुत खाना खाकर वापस अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेटकर रोते रोते उसकी आंख लग गई। एक दिन तनु की दूसरी फ्रेंड ने बताया कि तनु के पास जो बॉल थी, बिल्कुल वैसी ही बॉल उसने पिंकी के पास देखी। तब तनु को अचानक याद आया कि पिंकी ने उस बॉल के लिए तनु से कई बार पूछा था। तनु की बॉल उसकी फ्रेंड पिंकी को बहुत पसंद थी। पिंकी ने कई बार तनु से बॉल मांगी, पर तनु ने नहीं दी। तो एक दिन पिंकी चुपके से तनु की बॉल चुराकर अपने घर ले आई और बहुत खुश हुई। पर जब से वह बॉल चुराकर लाई थी, वह बॉल एक जगह रहती ही नहीं थी। कभी यहाँ उड़ती तो कभी वहाँ, कभी यहाँ उड़ती तो कभी वहाँ। दिन भर कुछ न कुछ सामान तोड़ती रहती थी। कई बार तो बॉल पिंकी को भी लगी और उसके परिवार के अन्य लोगों को भी लगी। पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा रोज होने लगा। पिंकी और उसके घर वाले उस बॉल से परेशान हो गए थे। पिंकी की माँ ने कहा, पिंकी, यह बॉल कहाँ से उठाकर लाई हो? घर का सारा सामान तोड़ चुकी है। पिंकी ने सोचा कि इसको रात में बाहर फेंक दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने रात को बॉल बाहर फेंक दी और सो गई। लेकिन ये क्या, सुबह बॉल वापस घर में और फिर सामान तोड़ना शुरू। पिंकी रोज फेंकती और बॉल वापस। एक दिन पिंकी को सपना आया, पिंकी, यह बॉल तनु को लौटा कर आओ और तनु से माफी मांगो चोरी के लिए, नहीं तो यह बॉल कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पिंकी सुबह उठी और सबसे पहले तनु के घर जाकर उसे बॉल लौटा दी और उससे माफी भी मांगी। तभी से बॉल ने उसका पीछा छोड़ दिया। तनु भी अपनी बॉल वापस पाकर बहुत खुश हुई। बॉल लौटाने के बाद भी पिंकी के सपने में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, पिंकी, चोरी करना बहुत बुरी बात है, आगे से ऐसा मत करना। पिंकी ने भी प्रॉमिस किया कि वो आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि चोरी का फल पिंकी को बहुत बुरा मिला था और पिंकी के परिवार को भी खामियाजा भुगतना पड़ा था। वो समझ चुकी थी कि चोरी करने का अंजाम कितना बुरा होता है। तनु के भाई ने ये बॉल जिस आदमी से खरीदी थी, उसने बॉल बनाने में अपनी जिंदगी बिता दी थी। इस बॉल को उसने बड़े ही मन से बनाया था। इस बॉल को बनाने के बाद एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। जब पिंकी ने उन अजीबोगरीब आवाजों के बारे में तनु को बताया, तो तनु और उसकी फैमिली को यह लगा कि यह आवाज शायद उसी आदमी की हो, क्योंकि उसको इस बॉल से बहुत लगाव था। और उस आदमी की मृत्यु हो गई तो शायद उसकी आत्मा आज भी उस बॉल के साथ हो, लेकिन उस बॉल ने तनु या उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर कुछ दिनों बाद सभी इस बात को भूल गए और खुशी के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। उत्तराखंड के एक बड़े क्षेत्र में अचानक बादल घिरकर गरजने लगे और बरसात होने लगी। मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी और बहुत सारा पानी तेजी से पहाड़ों से नीचे आ रहा था। कुछ बच्चे बीच बीच में एक टीले पर फंस गए थे। उनके आगे पीछे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। इस अचानक आई मुसीबत से डरकर बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ
बचाओ बचाओ बचाओ। पापा, चाचा, जल्दी आओ, हमें बहुत डर लग रहा है। पानी तेज रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा था। कुछ लोग अपने घरों में उन बच्चों की आवाजें सुन रहे थे और उन्हें देख भी रहे थे। उन्हें बचाने के लिए किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई। अजय नाम का एक नौजवान अपने घर से बाहर आया। उसने जोर से आवाज लगाई, बच्चों तुम डरो नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। उस पेड़ के पास ही रहना, एक दूसरे को पकड़कर वहीं पर रुके रहना। चाचा जल्दी आओ, बहुत डर लग रहा है। अजय अपने हाथों में एक बड़ी रस्सी को लेकर बच्चों को बचाने के लिए आगे चल दिया। जय बजरंगबली, जय श्री राम। वह पानी तेज धारा को चीरते हुए बच्चों की तरफ बढ़ता जा रहा था। पानी के साथ कुछ पत्थर भी उसे चोटिल कर रहे थे, लेकिन वह कहां रुकने वाला था। अचानक पहाड़ों से पानी के साथ एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ आने लगा। चाचा बचिए, एक बड़ा पत्थर आ रहा है। अजय कुछ पीछे हट गया और वह पत्थर उनके सामने से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। अजय बच्चों के पास पहुंच गया और बच्चे डर कर उससे लिपट गए। तुम सब बहादुर बच्चे हो, कोई भी आंधी तूफान या बरसात तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। सब यहीं रुके रहो, मैं पेड़ से रस्सी को बांधकर दूसरा छोर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बांध लूंगा और फिर तुम लोगों को इस पार से उस पार ले जाऊंगा। अजय ने उस रस्सी का एक छोर बड़ी ही मजबूती से उस पेड़ के साथ बांधा और रस्सी लेकर आगे सावधानी से बढ़ने लगा और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर दूसरे छोर को एक दूसरे पेड़ की मोटी डाल पर मजबूती से बांध दिया। भगवान की कृपा से उसके अंदर कोई जादुई शक्ति आ गई थी। वह लौटकर फिर बच्चों के पास पहुंच गया। उसने दो छोटे बच्चों से कहा, आओ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मजबूती से पकड़े रहना। दोनों बच्चे अजय की पीठ पर सवार हो गए और अजय रस्सी को पकड़कर उनको लेकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगा। बच्चों ने बड़ी मजबूती से अजय को जकड़ रखा था। शाबाश बच्चों, तुम बहुत बहादुर हो। वह उनका हौसला बढ़ा रहा था। इधर पानी और बढ़ता जा रहा था। बीच बीच में एक हाथ से रस्सी पकड़कर दूसरे हाथ से बच्चों को भी संभाल रहा था। उन्हें अजय ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और वह फिर अन्य बच्चों को लेने के लिए लौटा। उसने फिर दो बच्चों को अपने साथ लिया और रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ता गया। उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पानी की रफ्तार और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बरसात भी अजय के साहस की परीक्षा ले रही थी। अब उस पार दो ही बच्चे पानी में फंसे हुए थे और अजय उनके पास पहुंच गया। चाचा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पानी में गिर जाऊंगा। अरे तू बहादुर बच्चा है और बहादुर बच्चे कभी डरते नहीं, मुसीबत का मुकाबला करते हैं। ये तेरे चाचा तेरे साथ है, भगवान भी हमारी मदद कर रहे हैं। वह उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर रस्सी पकड़कर सुरक्षित स्थान की तरफ बढ़ने लगा। बीच में पानी की रफ्तार और बढ़ गई थी, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उन बच्चों का हौसला बढ़ता रहा। उस सुरक्षित स्थान से भी दो नौजवान आगे रस्सा पकड़कर आए और उन्होंने अजय की मदद की और बच्चों को सहारा देकर सुरक्षित स्थान की तरफ से ले गए। अजय अत्यधिक थक चुका था, लेकिन ईश्वर की अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक रस्सी टूट गई। उसने रस्सी का जो भाग पकड़ा हुआ था उसके साथ पानी की तेज बहाव से नीचे सरकता चला गया। बच्चे और वहां पे सभी देखने वाले लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, अजय संभलो, रस्सी मत छोड़ना। हे बाबा, हमारे अजय चचा को बचा लो, हमारे अजय चचा को बचा लो। एक तरफ अकेला अजय जिंदगी की इज्जत कर रहा था, दूसरी तरफ पानी की तेज थपेड़े उसे दूर ले जाने के लिए बेताब थी। पानी का तेज बहाव उसके सामने कठिन चुनौती पेश कर रहा था। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन पानी का तेज बहाव उसे बार बार रोक रहा था। कभी एक हाथ से रस्सी छोड़ता और दूसरे हाथ से पकड़ लेता। कभी पानी की तेज धारा उसे दाएं तरफ ले जाती और कभी बाएं तरफ। पानी का बहाव तेज और तेज होता जा रहा था। अब अजय और पानी के बीच
तगड़ी जंग जारी थी। अजय धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। अतः अंत में भगवान ने अजय का साथ दिया। वह रस्सी को पकड़े हुए धीरे धीरे सुरक्षित पेड़ की तरफ पहुंच गया और सभी लोगों ने उसे गले से लगा लिया। बच्चों ने उसकी जय जयकार करनी शुरू कर दी। अजय चाचा की जय, अजय चाचा की जय, अजय चाचा की जय।